तो अभी हमने अपना डीएससी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है कि हमें अपनी बैंक डिटेल्स हैं वो इस सिस्टम में एंटर करनी है। अब हमारा आप जो बैंक ब्रांचेज होती हैं, देखिए बैंक क्रिएट होता है सेंटर से और स्टेट से। जो स्टेट लेवल बैंक है वो स्टेट एडमिन क्रिएट करते हैं, जो सेंट्रल लेवल बैंक है वो सेंट्रल एडमिन क्रिएट करते हैं। जब वो बैंक क्रिएट हो जाते हैं तो जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिन यूजर है, डिस्ट्रिक्ट एडमिन यूजर उनकी बैंक ब्रांच क्रिएट करता है। तो आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी बैंक ब्रांचेज होती हैं, जैसे सेलेक्ट करेंगे, आप आईसीआईसीआई बैंक सेलेक्ट करेंगे, उसकी जितनी ब्रांच, सपोज पटना में आपकी जितनी आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांचेज होंगी, आप वो ब्रांच की डिटेल्स एंटर कर देंगे, उनका आईएफएससी कोड, बीएसआर कोड और नाम। तो ये काम हो जाने के बाद पंचायत को क्या करना होता है, पंचायत जाएगा बैंक ब्रांच में और मैप की स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, मैप पे क्लिक करेंगे तो बैंक बैंक का नेम सेलेक्ट करेंगे। सपोज हमने आईसीआईसीआई बैंक लिया और उसकी कोई ब्रांच हम लेते हैं, तो लेफ्ट साइड में हमारी जितनी भी अवेलेबल ब्रांच है वो दिख जाएंगी। हम उसको क्लिक करके राइट साइड में ड्रैग करेंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए, ब्रांच क्रिएट करने का काम तो डिस्ट्रिक्ट एडमिन का होता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाले को ही पता होता है कि कितनी ब्रांचेस उस डिस्ट्रिक्ट में है। लेकिन ग्राम पंचायत यूजर सिर्फ वही ब्रांच मैप करता है जिसमें उसका बैंक अकाउंट होता है। तो हो सकता है 100 ब्रांच बनी हो डिस्ट्रिक्ट एडमिन पे, आपको सिर्फ एक ही करनी है जिसमें आपका बैंक अकाउंट है। आप उसको पहले सेव कर लेंगे। जब आपकी डिटेल शेयर हो जाएगी, सेव हो जाएगी, तो आप अपना बैंक अकाउंट इस ब्रांच में ऐड कर सकते हैं। ब्रांच के अंदर आप अपने अकाउंट नंबर, अकाउंट डिटेल्स एंटर करेंगे और अकाउंट डिटेल्स एंटर करने के बाद उसको सेव कर देंगे। आपको ये काम करना होगा विलेज एडमिन लॉगिन से। तो मैं आपको विलेज एडमिन लॉगिन से दिखा देता हूँ एक बार। विलेज एडमिन लॉगिन आपके पास एग्जिस्टिंग है, जिसमें आप रिपोर्टिंग प्लानिंग का काम करते हैं। तो आपको हर ग्राम पंचायत के 3 यूजर मिलेंगे, एक मेकर, एक चेकर और एक एडमिन यूजर। एडमिन यूजर से हम सिर्फ अकाउंट ही ऐड कर रहे हैं इसमें। मास्टर एंट्री में जाएंगे, बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ऐड। यहाँ पे आप बैंक सेलेक्ट करेंगे, सपोज इलाहाबाद बैंक है। आप उसकी ब्रांच सेलेक्ट करेंगे और अपना अकाउंट नंबर जो भी है आप उसमें एंटर कर देंगे। उसके बाद अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद जो स्कीम मैप्ड है उसमें आप स्कीम सेलेक्ट करेंगे कि किस स्कीम के लिए बैंक अकाउंट आपको यूज करना है। तो अगर मैंने 15 फाइनेंस कमीशन के लिए किया सेलेक्ट और सेव पे क्लिक किया, तो मैं यहाँ से इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि 15 फाइनेंस कमीशन का मेरा अकाउंट किस बैंक के अंदर, किस ब्रांच के अंदर, और मेरी अकाउंट नंबर की डिटेल्स क्या है। ये ग्राम पंचायत को एक बार करना है। उसके बाद आपको बाकी सारा काम जो करना है वो मेकर लॉगिन से ही करना है। ये क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? प्लीज मुझे पूछिए आप कंफ्यूजन हो। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे अगर बैंक अकाउंट डिटेल्स हम क्लिक करेंगे, ये मेकर लॉगिन से है, तो हम अगर देखना चाह रहे हैं कि मोर देन वन अकाउंट एक में डाल सकते हैं। हम देखना चाह रहे हैं कि हमारा गौरव जी, क्या बैंक इसमें अकाउंट एक से डिटेल्स। ज्यादा अकाउंट हम लोग ऐड कर सकते हैं कि नहीं? देखिए आप मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है कि एक स्कीम की बात करते हैं पहले, 15 फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं। 15 फाइनेंस कमीशन में सपोज आपने पीएफएमएस में एक बैंक अकाउंट बना दिया, सेम बैंक अकाउंट बना दिया ई ग्राम स्वराज में,
और डीएससी आपने जनरेट की तो डीएससी जनरेट हो जाएगी अगर दोनों जगह सेम बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं। जो डीएससी जनरेशन का भी हमने प्रोसेस देखा था अगर अगर ऐसा हुआ कि ई ग्राम स्वराज में एक अकाउंट है और पीएफएमएस में 2 अकाउंट बनाए हुए हैं आपने, ठीक तो है। आपको डीएससी जनरेशन पे एरर दे देगा वो। उस केस में आपको क्या करना होगा, जिस अकाउंट को आपको रखना है उसको छोड़ के दूसरे वाले अकाउंट को पीएफएमएस में जाके आपको इनएक्टिव करना होगा। तो ये काम आप 15 फाइनेंस में सर टाइड और अनटाइड 2 अकाउंट रहेगा ना? नहीं, अकाउंट एक ही रहेगा, 2 कंपोनेंट है टाइड और अनटाइड। तो स्कीम के लिए अकाउंट खुलवाया ना आपने। हाँ, तो स्कीम के पर्पज से हमने 2 अकाउंट खोल रखा है, एक टाइड फंड के लिए और दूसरा अनटाइड फंड के लिए। सर ई ग्राम स्वराज में आप एक ही अकाउंट से कर सकते हैं, 2 अकाउंट अगर होंगे तो वो नहीं हो पाएगी ट्रांजेक्शन। ये बट अब आप सर फिर हम लोग अनटाइड का पैसा कैसे खर्च करेंगे? तो अनटाइड का पैसा तो आपको हम यहीं पे कर बताएंगे कैसे खर्च करना है। आप एक अकाउंट में अगर आपको एक ग्राम पंचायत को 10 लाख रुपए रिसीव हुए तो उसमें होता क्या है कि 5 लाख हम टाइड में डाल देते हैं, 5 अनटाइड में डाल देते हैं। फिर जो आप अब आप वाउचर में जाके सेलेक्ट करेंगे कि आपको टाइड वाले फंड से खर्चा करना है या अनटाइड से करना है, अच्छा, तो वो वहां जाकर उसी में से तो यहीं से सेलेक्ट हो जाएगा। हम ही अभी दिखाएंगे आपको कैसे सेलेक्ट होगा। हम लोग का, लेकिन पैसा सर भले 2 ही एक खुलवाए हैं सर। हम लोग का पीएफएमएस में जो मैपिंग हुआ है 2 अकाउंट टाइड और अनटाइड दोनों के लिए हुआ है, अलग अलग। अलग अलग। तो सर ये इंस्ट्रक्शन सर आपको दी थी किसी ने ऐसे करने के लिए कि आपने स्टेट में कुछ अपना सोचा ऐसा? मतलब मुझे लगता नहीं, शायद बाकी स्टेट्स को तो यही इंस्ट्रक्शन गई थी कि एक सेपरेट बैंक अकाउंट खुलाया जाए 15 फाइनेंस कमीशन के लिए, और यही था ना? दो अकाउंट की तो कभी भी नहीं गई है ये। मतलब किस लेवल पे ये हुआ है डिसीजन शरद? सर तीनों लेवल पे है सर। नहीं ग्राम पंचायत में जो नहीं, क्योंकि ऐसा किसी भी स्टेट को इंस्ट्रक्शन गई नहीं कि आप 2 अकाउंट अलग अलग खोल लीजिए। तो सर हमारा टाइड के लिए अलग है, अनटाइड के लिए अलग है। टाइड का पैसा अलग बैंक अकाउंट में भेजते हैं, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट को, ब्लॉक को और ये पंचायत को। ये आपने कर दिया वो, आप जो आपने कर दिया वो आप बता रहे हो, बट मैं ये पूछ रहा हूँ ये ऐसा करने की इंस्ट्रक्शंस मतलब मिनिस्ट्री से तो गई नहीं ऐसी कि 2 अकाउंट खोलने की स्कीम के। ऐसा किसी भी स्टेट ने नहीं किया हुआ इनफैक्ट। और चक्कर ये है कि प्रोविजन भी नहीं है इसमें ऐसा पेमेंट करने का कि आप 2 अकाउंट से पेमेंट करोगे। अकाउंटिंग होगी कैसे? देखिए पीएफएमएस हमें देता है स्कीम का बैंक अकाउंट, वो हमें कंपोनेंट का नहीं देता है। तो वो क्या देता है कि एक 15 फाइनेंस कमीशन का एक स्कीम कोड है, उसके अगेंस्ट एक बैंक अकाउंट है एलजीडी कोड का। तो अब वो एक के अगेंस्ट अगर 2 देंगे हमें अकाउंट तो वो सिस्टम हो जाता है कंफ्यूज कि किस वाले से ट्रांजैक्शन करनी है किससे नहीं करनी है। तो वो इसलिए एक ही अकाउंट देता है हमें पीएफएमएस। चलिए अभी फिलहाल आप वो समझ लीजिए जो अभी हम ट्रेनिंग में समझा रहे हैं, इसके बारे में आप बाद में मोहित से डिस्कशन कर लीजिएगा। ये भी इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल ही जाएगा। अभी देखते हैं फिलहाल कि क्या सिस्टम एक्सेप्ट करता है। फिलहाल सिस्टम को चाहिए कि एक स्कीम के अगेंस्ट जो अकाउंट नंबर पीएफएमएस में हो वही हमारा ई ग्राम स्वराज में हो। तो उसको चेक करने के लिए आप मास्टर एंट्री में जाएंगे, बैंक अकाउंट में जाएंगे और व्यू ई ग्राम स्वराज पीएफएमएस डिटेल पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऊपर ये आपको जो पहला वाला बॉक्स है उसमें पीएफएमएस में जो आपने डिटेल की हैं वो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। हमने उनसे डिटेल्स ली हैं वेब सर्विस के थ्रू, तो हम आपको अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बीएसआर कोड जो आपकी वहाँ पे है वो शो कर रहे हैं स्कीम के अगेंस्ट। तो 14 फाइनेंस कमीशन में ये अकाउंट नंबर है, 15 में ये अलग भी हो सकता है। इसी तरह ये डिटेल्स जो है नीचे वाली जो डिटेल्स हैं ये है ई ग्राम स्वराज में जो आपने एंटर की विलेज एडमिन लॉगिन से। तो जब ये दोनों मैच कर जाएंगी तभी आपका डीएससी जो है वो जनरेट हो पाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि पेमेंट करने से पहले हमें सबसे पहले जरूरी है कि हमारे अकाउंट में जो पैसा आता है, अभी आपके पास जो ग्रांट गई है मिनिस्ट्री से, तो उस ग्रांट को रिसीव करने के लिए आपको रिसिट वाउचर बुक करना होगा।
तभी आप पेमेंट कर पाएंगे किसी को। आपके बैंक में तो पैसा है, लेकिन ई ग्राम स्वराज के अकाउंट में भी आपके पैसा होना चाहिए। आपको ओपनिंग बैलेंस का एक फॉर्म दिखाई दे रहा है। ओपनिंग बैलेंस, सबसे पहले आप स्कीम का जब ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, किसी भी स्कीम का ओपनिंग बैलेंस हम डालते हैं फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम जब हम स्कीम सेलेक्ट, उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं कि कंपोनेंट जो है वो टाइड है अनटाइड है। मैंने टाइड सेलेक्ट किया और टाइड के अंदर मैं बता सकता हूँ कि मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। फिलहाल मैंने जीरो ही पैसा बताया। जब स्कीम शुरू हुई तो मेरे पास जीरो था टाइड में और जीरो था अनटाइड में। फिर मिनिस्ट्री ने मुझे ग्रांट दी तो मैं रिसिट वाउचर बुक करूंगा, मेरा पैसा टाइड में जाएगा, जितना मैंने टाइड में रिसीव किया, जितना मैंने अनटाइड में रिसीव किया उतना मेरा अनटाइड में जाएगा। तो मान के चलो अगर 10 लाख रुपए आए, 5 लाख मैंने टाइड में रिसीव कर लिया, 5 मैंने कर लिया अनटाइड में रिसीव, तो मैं 5 लाख से ज्यादा की पेमेंट नहीं कर पाऊंगा टाइड में से या अनटाइड में से। और जितना मैं खर्चा करता जाऊंगा वो मेरा माइनस होता रहेगा डेली बेसिस पे। अब हम देखते हैं कि पेमेंट करने से पहले हमें पेमेंट देनी किसको होगी। पेमेंट देते हैं बेनिफिशियरीज को। बेनिफिशियरीज होते हैं हमारे 3 तरह के। जब हम ऐड बेनिफिशियरी करेंगे सिस्टम, तो एम्प्लॉय हो सकते हैं या रेजिडेंट सिटीजन। हम सपोज कोई एक एजेंसी रजिस्टर करने जा रहे हैं, तो पहले हम एजेंसी पे क्लिक करेंगे, एजेंसी का नाम डालेंगे। तो हमने जैसे कुछ भी कोई एजेंसी है जिससे हमें सेल परचेज करनी होती है, तो हमने सपोज कर लिया एड्रेस डाल दिया मैंने कोई, उस एजेंसी का बैंक अकाउंट डिटेल डालना होगा, अकाउंट नंबर डिटेल डालनी होगी और सेव पे क्लिक करो। तो अभी यहाँ पे सिस्टम ने मुझे एरर दे दिया कि आईएफएससी कोड इज नॉट वैलिड। तो मेरा आईएफएससी कोड ठीक नहीं है, मैं दूसरा कुछ एंटर करता हूँ यहाँ पे। अब इसने मुझे सिस्टम ने बताया कि अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो अगर सेम आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर के कॉम्बिनेशन में पहले कोई एजेंसी रजिस्टर्ड है, तो वो दोबारा मुझे रजिस्टर करने नहीं देगा। वो सिस्टम मुझे कह देगा कि ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ये सब वैलिडेशन सिस्टम में लगाई गई है, जिससे मतलब कोई भी फ्रॉड या इस तरह की चीजें रोक सकते हैं। मैंने अकाउंट नंबर चेंज किया तो मेरी डिटेल्स सेव हो गई। तो यहाँ पर मैंने एक एजेंसी रजिस्टर कर ली है। इस एजेंसी को पहले मैं, ये मेकर लॉगिन है, मैं साइन करूंगा, डिजिटली साइन करूंगा कि ये एजेंसी की डिटेल जो मैंने एंटर की है ये करेक्ट है। उसके लिए मैं जाऊंगा डीएससी मेथड में। उसके लिए पहले मुझे एजेंसी जो मैंने ऐड की है उसको मैं अप्रूव करूंगा। तो मैंने ये दुर्गा ट्रांसपोर्ट कंपनी जो की थी इसको मैंने अप्रूव किया। अप्रूव करने के बाद मुझे डीएससी मैनेजमेंट में जाके इसको अप्रूव वेंडर फाइल के ऑप्शन पे जाऊंगा मैं, और यहाँ पे मैं इसको एक्सेप्ट, यहाँ पे व्यू का भी ऑप्शन है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो डिटेल्स एंटर की थी आपने, एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं साइन करने से पहले। उसको देखने के बाद आप उसको अप्रूव करेंगे, अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे और अपने डीएससी टोकन का पासवर्ड एंटर करेंगे। तो मेकर ने एक वेंडर को ऐड किया, उसको अप्रूव किया, डिजिटली साइन कर दिया। ये तो काम हो गया मेकर का। अब चेकर को भी चेक करना पड़ेगा कि क्या मेकर ने जो सेक्रेटरी ग्राम पंचायत जो डिटेल डाली है वो सही है या गलत है। तो वो चेकर अब लॉगिन करेगा। अब यही
यही यूजर, मतलब ये जो हमने एजेंसी रजिस्टर की है, ये चेकर में हमें दिखाई देनी चाहिए, और वहां पे हम जाके डिजिटल साइन करके इसको अप्रूव या रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें एक सवाल था मेरा सर, बताइए। अगर कोई ऐसा वेंडर है जो 2-3 पंचायत में सप्लाई करता है बिल्कुल। और पहले से किसी ग्राम पंचायत ने उसका रजिस्ट्रेशन करके रखा है, तो क्या ठीक है। ऐसे में दूसरी पंचायत जब उसी वेंडर का रजिस्ट्रेशन करने जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं ना आएगा? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर दूसरी ग्राम पंचायत में आप करने जाएंगे ना, तो वो रजिस्टर कर लेगा। अब होता क्या है देखिए, अभी जब चेकर इसको साइन कर देगा फाइल को, अभी तो मेकर ने किया, जब चेकर को साइन कर देगा तो ये वेंडर फाइल जाएगी पीएफएमएस में रजिस्टर होने। ठीक है, तो इस वेंडर का भी एक यूनिक कोड बन जाएगा पीएफएमएस में जब रजिस्टर होगा। तो मान के चलिए कि पहली बार जब रजिस्टर हुआ और इसको अप्रूव होने में पीएफएमएस से 2 या 3 दिन लग गए। अब एक दूसरी ग्राम पंचायत है, उसमें भी अगर ये वेंडर है, तो जब वो ग्राम पंचायत इसकी डिटेल एंटर करेगी तो ये तुरंत अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि पीएफएमएस में ये बैंक डिटेल्स वगैरह पहले ही वेरीफाई हो चुकी है, तो वो सेम ही एजेंसी नेम उस ग्राम पंचायत को भी दे देगा। ठीक ठीक है सर। मतलब आप आईएफएससी कोड, नेम और अकाउंट नंबर, ये तीनों चीजें जैसी मैच होंगी तो वो दोबारा रजिस्टर्ड नहीं होगी, वही वाला पुराना एजेंसी कोड दूसरी ग्राम पंचायत में भी दे दिया जाएगा। ओके ओके। तो मेकर के अप्रूव करने के बाद अब हमने चेकर से लॉगिन किया और चेकर में हम गए साइन अप्रूव वेंडर फाइल में। यहाँ पर अब आपको देखना होगा, ये वाली, तो ये दुर्गा ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है, ये हमारी फाइल नंबर 4, इसको आप अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से रिजेक्ट करेंगे ना, तो रिजेक्शन का एक रीजन भी देना पड़ेगा कि क्यों रिजेक्ट कर रहे हो आप इसको। यहाँ पर रिजेक्शन का रीजन देंगे तो वो रीजन फिर मेकर को दिख जाएगा, मेकर उसको करेक्ट करके वापस से फाइल बना के भेज सकता है चेकर के पास। तो वेंडर फाइल अब मेकर और चेकर दोनों से अप्रूव हो गई और पीएफएमएस के पास चली गई है। पीएफएमएस इसको अप्रूव कर देगा। तो ये हो गया प्रोसेस हमारा वेंडर रजिस्ट्रेशन का। अब हमें देखना है कि कैसे हम पेमेंट करते हैं इस वेंडर को। सर यहाँ पे अगर मल्टीपल वेंडर्स का हम रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं हाँ के द्वारा, हाँ, मेकर के द्वारा मल्टीपल वेंडर का रजिस्ट्रेशन हो गया, तो चेकर क्या एक बार में कर सकता है सबको, क्या अलग अलग नहीं, करके एक एक बार में करना? एक करके कर सकता है। वैसे एक ग्राम पंचायत में ज्यादा से ज्यादा 4-5 या 10 मैक्सिमम वेंडर्स होते हैं, इससे ज्यादा वेंडर्स होते नहीं है। मतलब जनरली तो मैंने यही देखा है, 2-3 ही वन बाई वेंडर वन होते हैं वैसे। हाँ, उन्हीं वन से बाई काम वन कराया जाता है। हाँ, 1 बाय 1 ही करना होगा, क्योंकि उसकी बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह चेक करके डीएससी एक एक करके साइन कर रहा है वो। अगर उसको बल्क का हमने ऑप्शन दे दिया तो वो चेक भी नहीं करेगा, वो सेलेक्ट ऑल करके सीधा साइन करना शुरू कर देगा। तो बस क्रॉस चेक करने के लिए कि कोई गलती ना हो, इसलिए सिस्टम में प्रोविजन दिया है। नहीं ठीक है, ये सिस्टम ठीक है सर। और अब हम आते हैं पहले कि हम पैसा जो मिनिस्ट्री से ग्रांट आई है उसको रिसीव कैसे करेंगे, और फिर जो हमने वेंडर रजिस्टर किया है तो पेमेंट कैसे करेंगे। बस 2 स्टेप है हमारे। तो हम पहले जाएंगे वाउचर ट्रांजैक्शन में, रिसिट वाउचर में जाएंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टाइप ऑफ रिसिट लेंगे, डायरेक्ट स्कीम नेम सेलेक्ट करेंगे, 15 फाइनेंस कमीशन। वाउचर की डेट जो है वो हम करंट डेट डालेंगे। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में बैक डेट की एंट्री या आगे की डेट की तो होगी नहीं, तो करंट ही हम करेंगे स्कीम में। तो इसमें देखिए एक और यहाँ सवाल पर, है सर, हाँ जी, रिसिट वाउचर को करने से पहले एक सवाल था। बताइए बताइए। जैसे स्टेट हमारा सारा पैसा डिस्ट्रिक्ट को और पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला को भेजा है पीएफएमएस के माध्यम से, तो क्या ये रिसीप का एंट्री ऑटोमेटिकली इसमें नहीं आ जाएगा, फेच कर लेगा?
देखिए ये हो जाएगा, बहुत जल्द ये हो जाएगा। अभी आपको मैनुअली करना है क्योंकि मिनिस्ट्री यही चाहती है कि ऑटोमेटिक के एंट्री आए आपके पास। तो उसके लिए अभी हो क्या फिलहाल रहा है कि अभी हो क्या रहा है, पीएफएमएस जैसे भेजता है ना, तो कुछ स्टेट में ट्रेजरी के पास पैसा जाता है, कुछ स्टेट में कोई अलग एक बैंक के पास, जैसे एसबीआई के पास पैसा चला गया और एसबीआई दे रहा है ग्राम पंचायत को। तो वो काफी सारा इंटीग्रेशन हमें अलग अलग स्टेट के हिसाब से करना पड़ रहा है, तो हमने शुरुआत कर दी है। ओके। उसमें क्या अभी होगा, फिलहाल जैसे ही पैसा पीएफएमएस से जाएगा ग्राम पंचायत में, फिर वो ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगा। अभी फिलहाल आप एक रिसीट वाउचर आपको बुक करना पड़ेगा, और उसके बाद पेमेंट वाउचर तो नॉर्मली करना ही होगा। ठीक है, वो काम बहुत जल्द हो जाएगा। 1 अप्रैल के बाद आपकी ऑटोमेटिक रिसीट एंट्रीज ही होंगी सिस्टम में। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, जो बात आप कर रहे थे कि टाइड और अनटाइड का खर्चा कैसे अलग अलग किया जाएगा। तो अकाउंट नंबर तो सेम ही है मेरा, लेकिन जब मैंने रिसीव किया तो मैंने रिसीव में पूछ लिया स्कीम सेलेक्ट होने के बाद कि आप टाइड का पैसा रिसीव कर रहे हैं कि अनटाइड का। यहाँ पे मैं टाइड भी कर सकता हूँ और अनटाइड भी कर सकता हूँ, तो मैंने ले लिया फिलहाल टाइड। मेजर हेड में मैंने लिया 1601 ग्रांट इन एड। जब भी आप पैसा रिसीव करते हैं, ग्रांट आती है सेंटर से, 1601 ग्रांट इन एड में ही आपको पैसा रिसीव करना है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट आ रही है तो 101, और ऑब्जेक्ट हेड ले लेंगे आप ग्रांट इन एड का। तो हम मान के चलते हैं, सपोज आपके पास 1000 रुपीज रिसीव हुए, फिर आप बताते हैं कि रिसीव हाँ रिसीव किया आपने पैसा, तो हम बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। बैंक में कहाँ पे रिसीव किया, तो आप अपना अकाउंट नंबर जो आपका है वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपने कहा कि ये पैसा किसके थ्रू रिसीव हुआ, चेक के थ्रू हुआ या चेक, कैश, डिमांड ड्राफ्ट, लेटर एडवाइस, डायरेक्ट ट्रांसफर, जो भी है आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो अगर चेक के थ्रू होता है तो हम यहाँ पे चेक नंबर डाल देंगे, डेट ऑफ चेक डाल देंगे, बैंक का नेम जिस बैंक का नेम है, और पर्टिकुलर्स में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि रिसीट वाउचर किस चीज़ का रिसीट वाउचर है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ग्रांट्स रिसीव फ्रॉम सेंटर, कुछ भी हम डाल सकते हैं, जो भी आपको डालना हो यहाँ पे आप डाल सकते हैं उसको, और फिर कर देंगे वाउचर को फ्रीज। चेक चेक नंबर मेरा थोड़ा ज़्यादा डिजिट्स का हो गया था तो एरर आया, फिर मैंने फ्रीज किया, ये मेरा वाउचर हो गया फ्रीज। अब जैसे वाउचर फ्रीज हुआ तो सक्सेसफुल का प्रॉम्प्ट आ गया है, इसमें वाउचर नंबर आया है। देखिए ये वाउचर नंबर होता है यूनिक। तो पहला जो 4 अक्षर है वो है स्कीम नेम, के बाद आता है फाइनेंशियल ईयर, फिर आर, आर मतलब रिसीट वाउचर, अगर पेमेंट होता है तो पी आता है यहाँ, और 9 है ये इंक्रीमेंटल नंबर। जब आप पहली बार कोई वाउचर बुक करेंगे तो 1 आएगा, ऐसे जैसे जैसे आप करते जाएंगे रिसीट वाउचर बुक, तो अब तक 9 रिसीट वाउचर यहाँ बुक हो चुके हैं। तो मेरा पैसा मैंने रिसीव कर लिया, अब मैं इस पैसे के अगेंस्ट एक्सपेंडिचर कर सकता हूँ। देखिए एक्सपेंडिचर करने के लिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आपके बैंक अकाउंट में जितना पैसा है आप उतना ही रिसीट वाउचर बुक करें। कुछ केसेस में हमने देखा है जीपी को, क्योंकि अभी ऑटोमेटेड तो है नहीं, तो जीपी कुछ भी एंटर कर देते हैं। जैसे सपोज 10 लाख रुपए एंटर हुए, उन्होंने डाल दिया 10 करोड़। फिर जब मिनिस्ट्री में यहाँ पर सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर रिपोर्ट वो मॉनिटर होती है, तो वो देखते हैं कि इस ग्राम पंचायत में 10 करोड़ रुपए कैसे पहुंच गए। तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं, तो बड़े ध्यान से आपको एंट्री करनी है रिसीट की। अब हम वाउचर में जाएंगे, पेमेंट वाउचर, ऑनलाइन पेमेंट वाउचर। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया अपना टाइप ऑफ पेमेंट वाउचर। अच्छा, जो आप वर्क क्रिएट करते हैं, जो आप अभी आप प्लानिंग वाला मॉड्यूल तो यूज कर रहे हैं ना, रिपोर्टिंग और प्लानिंग का एक्टिविटी वगैरह बना रहे हैं ना, में सारा चीज हो रहा है, सारी चीजें पूरी हैं।
तो जब हाँ आप इसी स्कीम में कोई एक्टिविटी या प्लान या वर्क बनाएंगे, तो यहाँ पे ये जो वर्क वाली स्कीम दिख रही, ये वर्क वाली स्क्रीन है ना, सेकंड ऑप्शन, हाँ हाँ अभी तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी दिख रहा है आपको, तो पूरा ड्रॉप डाउन आ जाएगा यहाँ पे। जैसे आपने रोड के लिए कोई बनाई, ठीक आपने ठीक। किसी भी चीज के लिए बनाई, तो जब आप एक्सपेंडिचर बुक करने जाएंगे तो यहाँ पे वो वाली एक्टिविटी सेलेक्ट कर लीजिएगा जिसमें आप खर्चा करने जा रहे हैं। खर्चा कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। ठीक है ना, उससे आपको ट्रैक जाएगा कि किसके लिए कितना खर्चा हुआ है। और वो एक्टिविटी पूरी भी तभी होती है जब उसके अगेंस्ट कोई वाउचर बुक हो जाता है, ये भी कंडीशन है। अच्छा जब ठीक आप है। उसको एक्टिविटी को कंप्लीट करने जाते हैं, तो या तो उसका पूरा पैसा खर्च हो चुका हो, या उसके अगेंस्ट कुछ खर्चा हुआ हो, एटलीस्ट 1 या 2 वाउचर बुक हो, तभी आप उसको मार्क कंप्लीट करते हैं जाके एक्टिविटी वाले मॉड्यूल्स में। सर इस पे रिवर्सिंग, स्टार नहीं लगा हुआ, तो ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है क्या? नहीं ये डेमो है, जब आप उस पे जाएंगे तो ये वर्क मैंडेटरी। अगर आपको देखिए बिहार स्टेट का ये डिसीजन है फिलहाल, ये बिहार स्टेट का डिसीजन, जैसे यूपी ने अपना क्या क्या हुआ है कि विदाउट वर्क के सिलेक्शन के वाउचर बुक होगा ही नहीं। एमपी ने कहा है कि नहीं, हम बिना वर्क के भी सेक्शन के वाउचर बुक करेंगे। तो ये स्टेट बता देता है हमें, अगर आपको रखना है कि मैंडेटरी वर्क सेलेक्ट हो, तो यहाँ पर हम स्टार दिखा देंगे। अभी हमने डेमो के लिए ये एमपी का यूजर है तो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, यूपी में जाएंगे किसी यूजर से तो दिखेगा। और एक चीज और, 1 अप्रैल से 15 फाइनेंस कमीशन में तो ये मैंडेटरी हो जाएगा, जियो टैगिंग भी, जियो टैग्ड एसेट ही यहाँ पे दिखाई देंगे। और अगर आपने जियो टैग एसेट नहीं किया तो वो उसके अगेंस्ट खर्चा आप कर ही नहीं पाएंगे। तो ये वाली चेंजेस भी हो रहे हैं सिस्टम में। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे स्कीम। यहाँ पर फिर से हम सेलेक्ट करेंगे कि टाइड या अनटाइड। तो हमने टाइड से सपोज सेलेक्ट किया, अब मैंने मेजर हेड सेट किया 22-15 वाटर सप्लाई या सैनिटेशन के लिए। टाइड में यही है, वाटर सप्लाई या सैनिटेशन के लिए ही आप खर्चा कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे अनटाइड सेलेक्ट किया होता तो आपके पास मेजर हेड आते ज्यादा, फिर तो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। लेकिन टाइड में आपके पास वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। तो इसमें हम कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ वाटर सप्लाई, अब हमने अमाउंट बता दिया। वाउचर डेट ऑटोमेटिकली आज ही आ रही है। पर्टिकुलर्स में मैंने एंटर कर दिया कि एक्सपेंडिचर फॉर वाटर सप्लाई, या कुछ भी लिख दिया मैंने, हैंड पंप है सपोज, कुछ लिख दिया मैंने यहाँ पे जिसके लिए खर्चा कर रहा हूँ। मोड ऑफ पेमेंट में पीएफएमएस, आपके पास चेक, कैश, डिमांड ड्राफ्ट कोई ऑप्शन नहीं आएगा, सिर्फ पीएफएमएस आएगा। अकाउंट नंबर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे टू होम पेड में जैसा आप सेलेक्ट करेंगे एजेंसी, तो जो एजेंसी आपकी पीएफएमएस में रजिस्टर हो गई है और जिसका अप्रूवल आ गया, केवल वही दिखाई देगी आपको यहाँ पे। अगर कोई रिजेक्ट हो गई है या पेंडिंग है तो वो नहीं दिखाई देगी। जो वेंडर हमने रजिस्टर किया था, उसके बाद हम करेंगे वाउचर फ्रीज। ये हमारा वाउचर फ्रीज हो गया। अभी वाउचर हमारा फ्रीज हो गया, लेकिन इस वाउचर को हमें डिजिटली साइन करना होगा, मेकर से भी और चेकर से भी, तभी हमारा ये पीएफएमएस इंफॉर्मेशन जाएगी। तो इसके लिए हम देखिए, दिन में हो सकता है आपने जैसे सपोज 10 पेमेंट्स किए हैं किसी को, एक आपने एजेंसी को कर दी, किसी एम्प्लॉय को कर दी पंचायत में, तो ऐसे आपके 10 पेमेंट वाउचर अलग अलग करके बुक हो गए। या एक पेमेंट वाउचर में भी आप नीचे से ऐड रो कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड रो करके, जैसे ये आप ऑप्शन दिख रहा है प्लस वाला, तो अगर आप एक बार में 2-3 वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं तो वो यहाँ पे नीचे हम ऐड करके कर सकते हैं भी। उसके बाद डे एंड पे आपको क्या करना होगा कि अपनी डे बुक क्लोज करनी होगी, जिसमें आप ये कहेंगे कि 13 जनवरी में हमें कोई और खर्चा नहीं करना है, अब हम 14 जनवरी में कल को आगे खर्चा करेंगे। तो क्लोजिंग ऑफ बुक हम करेंगे, स्कीम नेम सेलेक्ट करेंगे,
यहाँ पे आ रहा है डे बुक टू क्लोज 13 जनवरी। यहाँ पे हमने किया क्लोज डे बुक हो गई है क्लोज। जब डे बुक क्लोज हो जाती है ना, तो दिन भर की जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं, जितने भी पेड वाउचर होते हैं, उसके लिए बन जाती है एक फाइल। उस फाइल को हम बोलते हैं FTO, फंड ट्रांसफर ऑर्डर। उस फाइल पे साइन होता है। तो ऐसा नहीं होता कि हर पेमेंट वाउचर को इंडिविजुअली जाके आप मेकर और चेकर से साइन कर रहे हैं। एक ही बार आपको दिन में साइन करना है, एक ही बार एक ही फाइल में सारी इंफॉर्मेशन PFMS के पास जाएगी। तो आपने जब डे बुक क्लोज कर तो वो फाइल आपकी बन गई बैकएंड में। अब आप जाएंगे DSC मैनेजमेंट में, साइन अप्रूव FTO। तो यहाँ पर आपको ये फाइल दिखाई दे रही है, ये फाइल आपकी बन गई है। इस फाइल को आप जाके सेलेक्ट करेंगे, अप्रूव करेंगे और डिजिटली साइन कर देंगे। इसके अंदर कहने का मतलब यही है कि मल्टीपल पेमेंट वाउचर की इंफॉर्मेशन एक ही फाइल में चली जाती है। अब यही फाइल जब मेकर ने साइन कर दिया तो हम चेकर पे जाके देखेंगे चेकर पे ये फाइल पहुंच गई है क्या। चेकर से लॉगिन करेंगे, चेकर से हमने देखा, चेकर में हम फिर जाएंगे साइन अप्रूव FTO। यहाँ पे हमें दिख रहा है ये वाली हमारी फाइल है, इसको अप्रूव करेंगे और डिजिटली साइन कर देंगे। ये हमारा हो गया प्रोसेस कंप्लीट। हमने DSC रजिस्टर करना सीख लिया, बैंक अकाउंट डिटेल्स एंटर करना सीख लिया, फिर हमने किया वेंडर को रजिस्टर। ओपनिंग बैलेंस हमने 0 फ्रीज किया था क्योंकि नई स्कीम है। नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस खुद ही वहाँ पे जो आपका इस साल का क्लोजिंग बैलेंस होगा ना, वो खुद ही आपको वहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिख जाएगा। सिस्टम में आपको एंटर करने की जरूरत नहीं होगी। अब आपको मैं एक दो रिपोर्ट्स बता देता हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगी ट्रैक करने के लिए चीजें। जैसे आपने कोई वेंडर की इंफॉर्मेशन एंटर की है, तो आप मास्टर एंट्री में जाएंगे, बेनिफिशियरी में जाएंगे, व्यू बेनिफिशियरी स्टेटस पे जब आप क्लिक करेंगे तो जितने भी बैंक आपके वेंडर रजिस्टर्ड है ना, तो यहाँ पे वो उनके सामने स्टेटस दिख जाएगा कि अप्रूव है या रिजेक्टेड है। अगर रिजेक्टेड है तो रीजन है, ये डेमो है, यहाँ पे आपको सारी चीजें एकदम क्लियर नहीं समझ आ रही। जब आप लाइव पे आएंगे तो आपको रिजेक्टेड के सामने रीजन भी आएगा कि बैंक अकाउंट गलत था, IFSC कोड गलत था। तो आपको करना क्या होगा, मॉडिफाई में जाएंगे, एजेंसी के मॉडिफाई में जाएंगे और वो चीज करेक्ट करके दोबारा से फाइल जनरेट करके मेकर से साइन करेंगे, चेकर से साइन करेंगे, फिर वो PFMS जाएगी। जब तक वो अप्रूव नहीं हो जाती आप यही प्रोसेस करेंगे। तो बेनिफिशियरी का स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हैं। DSC का स्टेटस आपको मैंने बताया था माई DSC स्टेटस में, मास्टर एंट्री में जाएंगे, DSC मैनेजमेंट में जाएंगे, माई DSC प्रोफाइल में जाएंगे। जब तक ये नहीं लिखा हुआ है DSC अप्रूव्ड एंड रेडी फॉर यूज, तब तक आप नहीं यूज कर सकते। ऐसे ही फिर आप
अगर वाउचर का देखना चाहते हैं तो पेमेंट वाउचर में व्यू पीएफएमएस स्टेटस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको पेमेंट का क्या स्टेटस है, पेमेंट वाउचर का नंबर आ गया, किस एजेंसी को पैसा दिया, कितना पैसा दिया, तो यहाँ पे इनिशिएटेड, रिजेक्टेड या पेंडिंग आ सकता है। ये भी आपको दिख रहा है कि साइन, अभी साइन के लिए पेंडिंग है मेकर के पास या चेकर के पास साइन के लिए पेंडिंग है, तो आप उसी हिसाब से नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। अब ये मैंने आपको जीपी से दिखाया, बिल्कुल सेम प्रोसेस आपका जेडपी और बीपी पे भी यही प्रोसेस है। वहां पर भी आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स करते हैं, डीएससी रजिस्टर करते हैं, मेकर चेक से साइन करते हैं फाइल्स को, वेंडर की और पेमेंट की। प्रोफाइल आपको फिल करनी मैंडेटरी है, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बस यही प्रोसेस है। अब आप बताइए आपके कुछ क्वेश्चंस हैं या कंफ्यूजन हैं? सर ओपनिंग बैलेंस से रिलेटेड एक सवाल है। जी बताइए। क्योंकि हमारा ग्राम पंचायत लेवल पे जो हमारा 14th का एग्जिस्टिंग अकाउंट था, हाँ उसमें कुछ ना कुछ हमारा बैलेंस था, बिल्कुल उसी में हमारा 15 का पैसा आया है। उस ठीक है। केस में जब हम प्रयास इसमें एंट्री करने जाएंगे तो हमको हाँ ओपनिंग जी बैलेंस डालना पड़ेगा। बिल्कुल। वो कैसे और किस डेट में डाल पाएंगे? देखिए ओपनिंग बैलेंस आपका 0 ही रहेगा, और रिसिट वाउचर में आप उतना ही डालिए जितना आपको मिनिस्ट्री से 15th का पैसा मिला है। 14th का पैसा तो आप ऑफलाइन ही खर्च कर रहे थे ना, तो आप जितना पैसा बचा हुआ है 14th का उसको offline खर्च कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। बाकी आपको इसके बारे में डिस्कशन एक बार मिनिस्ट्री से भी कर लेना चाहिए। ओपनिंग बैलेंस तो आप 0 ही एंटर करेंगे, क्योंकि हम ओपनिंग बैलेंस ले रहे हैं स्कीम के बेस पे, अकाउंट के बेस पे नहीं ले रहे हम पूछ रहे हैं कि स्कीम का क्या ओपनिंग बैलेंस था। तो आपको भी 14th एफसी के लिए भी ऑन बोर्ड तो नहीं आना ना? 14th एफसी के लिए भी ऑनलाइन पेमेंट करना है या सिर्फ 15th के करना है?